जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज 2021 के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सेट ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के और भी कई सारे सब्जेक्ट के कवर कर लिए। आप पूरी प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की डिटेल में एनालिसिस की थी। नाउ बात करेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की, क्योंकि 15 के बाद अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इन्वायरमेंट के, और अप्रोच क्या रहेगी, सोर्स लिस्ट, बुक लिस्ट, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ही मिलेगा कि किस बुक से कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकल करके आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ, यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जो कि किस चीज़ के एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए अवेलेबल एक इंपॉर्टेंट टूल है। ऑप्शन है हमारे पास इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है। दूसरे में कहा जा रहा है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वेटलैंड्स का, जो कि इंटरनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं रामसर कन्वेंशन के तहत। तीसरे में कहा जा रहा है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी सतत प्रैक्टिसेस करना इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन द डिग्रेडेड लैंड्स, यानी डिग्रेडेड लैंड्स के में एग्रीकल्चर क्रॉप्स के कल्टीवेशन को लेके। चौथे में कहा जा रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोइटेशन का, यानी ये बेसिकली मापने का एक तरीका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं भी है फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपने RRR के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये चीज़ आपने ज़रूर सुनी होगी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इन 3 माध्यमों से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, और ये 3 मेथड्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। वैसे R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, और एक ऐसा ये माध्यम है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उन्हें रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। बात करें इस क्वेश्चन के सोर्स की, तो ये आपको ये न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो मैगजीन्स वगैरह होती है उनमें कवर किया गया था। और वैसे स्टैंडर्ड सोर्सेज नहीं, क्योंकि ये करंट से एसोसिएटेड क्वेश्चन है। और लेकिन अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो काफ़ी आसानी से कर लेंगे। और अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस ज़रूर आपके जो रिसाइकलिंग है, जो इन्वायरमेंट को बचाने के प्रोटेक्शन के माध्यम है, उनसे संबंध रखती है। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट नेचर का कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में क्या चिंता जताई जा रही है। पहले में कहा जा रहा है ये रिलीज कर सकते हैं लीथल क्वांटिटी। लीथल का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझ लीजिए, ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की घातक मात्राओं को निर्मुक्त कर सकते हैं, यानी रिलीज कर सकते हैं किसमें, पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के घातक मात्राओं को। और ये बात की जा रही है ताम्र प्रगलन संयंत्र, मतलब कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स की, यानी कॉपर को जो स्मेल्ट किया जाता है वैसे प्लांट्स में। दूसरे में कहा जा रहा है जो कॉपर स्लेग है कैन कोज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इनटू इन्वायरमेंट, तो इससे इन्वायरमेंट में हैवी मेटल की लीचिंग्स की जा सकती है। लीचिंग का मतलब निक्षालन होता है बेसिकली। तो ये जो ताम्रमल, यानी जो कॉपर में यूज होने के बाद जो कॉपर स्लेग बचता है, ये पर्यावरण में भारी धातुओं का निक्षालन कर सकता है और ये इसका कारण बन सकता है। तीसरे में कहा जा रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, तो प्रदूषक के रूप में ये सल्फर डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर सकते हैं। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली, क्योंकि यहाँ जो पहला कथन है कि ये लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये गलत है। देखिए एक्सट्रीम सिचुएशन एलिमिनेट की जा सकती है, क्योंकि ऐसा कहीं भी आप शायद ही, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया है तो कहीं पर भी इस तरीके की बात नहीं की जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता, बहुत ज़्यादा अगर घातक, लीथल का मतलब है बिल्कुल जानलेवा टाइप्स, तो अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती ऐसे प्लांट्स, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन चीज़ों पर रोक लगाई जाती, राइट। तो ये लीथल क्वांटिटी वाली बात तो गलत है, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली नुकसानदेह तो है ही, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि ये बिल्कुल लीथल हो, राइट। तो इस तरीके से गलत है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी की बात कर दी गई है, तो ये इस तरीके से गलत बनता है। तो यही बात है, अगर आप काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर पाते हैं तो सही उत्तर केवल 1 को एलिमिनेट करने से आंसर आ सकता था। तो अगेन इसके सोर्स की बात करें तो ये आपको डायरेक्ट कहीं पे भी कवर्ड नहीं मिलेंगे, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कवर्ड नहीं मिलेंगे, और अगर न्यूज़ में ये चीज़ें कवर भी की जाती हैं तो वहाँ से भी आप केवल जनरल बातें समझ पाएंगे कि अच्छा ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ये सब गैसें रिलीज़ की जाती है, तो इस तरह की बातें ही समझ पाएंगे। अगला सवाल देखिए, फर्नेस ऑयल के बारे में पूछा जा रहा है। फर्नेस ऑयल का हिंदी अनुवाद किया गया भट्टी तेल।
तो ये सब कथन आपको देखना है। पहले कहा जा रहा है कि ये रिफाइनरीज का एक प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट में। दूसरे में कहा जा रहा है सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, यानी कुछ इंडस्ट्रीज के द्वारा पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरे में कहा जा रहा है इट यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट। तो अगेन ये बहुत ईजी क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा, क्योंकि ये फर्नेस ऑयल के विषय में भट्टी तेल नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता होगा इंडस्ट्रीज वगैरह के द्वारा, और ये पावर जनरेट करने के लिए की जाती है। सही बात है, ऑयल रिफाइनरीज में भी ये एज अ प्रोडक्ट यूज होता है, क्योंकि ये फर्नेस ऑयल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। और तीसरे में कहा जा रहा है इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन, तो शायद ही ऐसा कोई इंडस्ट्रियल चीज़ हो जिससे सल्फर एमिशन कुछ ना कुछ मात्रा में निकलता हो, बहुत लेस क्वांटिटी में भी इवन निकले तो वो तो कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, आपको सोर्सेज के पीछे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे डायरेक्टली, बट हाँ अगर आप एक जनरल आइडिया रखते हैं, न्यूज़पेपर को फॉलो करके चलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट, और इसके अगर मैं सोर्स की बात करूं तो आपकी जो काफ़ी फेमस बुक है शंकर IAS की इन्वायरमेंट की, उसमें ये कवर्ड है डायरेक्टली, और किसी भी नॉर्मल बुक में अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंट का तो ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो नाम में ही ब्लू है, तो ये ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम के कार्बन जो कैप्चर किया जाता है पहले में कहा जा रहा है। दूसरे में कहा जा रहा है फॉरेस्ट बायोमास और एग्रीकल्चर सॉइल के द्वारा जो कार्बन को सिक्वेस्टर किया जाता है, मतलब कैप्चर किया जाता है। तीसरे में कहा जा रहा है जो कार्बन पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज में कंटेंट होता है। चौथे में कहा जा रहा है जो एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा है। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, क्योंकि ब्लू कार्बन का मतलब ये है कि ओशंस यानी समुद्रों और कोस्टल इकोसिस्टम के द्वारा कार्बन की जो मात्रा कैप्चर की जाती है वो कार्बन कहलाता है ब्लू कार्बन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप देखें तो पास्ट ईयर में भी इस तरह के कार्बन क्रेडिट्स है और भी बहुत सारे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर, इन सब टॉपिकों पर ऑलरेडी सवाल आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जनरल टॉपिक से रिलेटेड है और ये आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है और ये आप कोर इन्वायरमेंट को मिक्स किया गया बायोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक में विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल, यानी बिना मिट्टी के ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये आपको बताना है कि कौन कौन से नेचर में बिना मिट्टी के भी देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको फोकस करनी है, नेचर की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल मीडियम की बात नहीं की जा रही, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा तो ये मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड यानी देखे जा सकते हैं, राइट। ऑप्शन ये आपके पास फर्न है, लाइकेन है, मोस है और मशरूम्स हैं। दोस्तों अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस तरह के सवाल करना, अगर आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है लाइकन क्या होते हैं, मोसेस क्या होते हैं, तो ही इन क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी सोर्स में इस तरह की बातें डायरेक्टली कवर्ड नहीं है। तो दोस्तों ये आप इमेज देख सकते हैं फर्न की, और क्लास 8th NCERT में भी आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा, बट मेनली एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इस तरह के कैटेगरीज में ही ये आपको देखने को मिलेगा। इसके विषय में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बात की गई है 12th बायोलॉजी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगेन ये चीज़ें ये नहीं बताई जाती, ना ही इसकी प्रॉपर इमेजेस हैं जिससे आप समझ पाएँ। तो देखिए ये फर्न होते हैं और इसके लिए बेसिकली मिट्टी की ज़रूरत है इसे ग्रो करने के लिए। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन हमें पता है, ये बहुत बार ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है कि लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। इस पर हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइकेन आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आप रॉक्स में और चट्टानों में, अलग अलग तरीके की चीज़ों में, इवन मेटल्स में भी ये ग्रो होता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रॉक है, बेसिकली एक चट्टान है और इसके ऊपर ये लाइकेन देखने को मिल रहा है। ये भी एक लाइकेन का एग्जाम्पल है। बात करें अगर मोसेस की, तो मोसेस भी आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। ये देखिए, ये काफ़ी रॉक है, बट ये एक मेट टाइप का आप कह सकते हैं। ये आप देखिए, ये इमेजेस से आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। बरसात के दिनों में आसपास आपने ज़रूर देखा होगा इस तरीके का। तो ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर हो या कोई हार्ड मटेरियल हो, यहाँ पर भी ये उग सकता है। ये भी एक मोसेस का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो कोई यहाँ मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती मोसेस को उगाने में। तो केवल आपको अगर इस बात की क्लैरिटी है कि लाइकन और मोसेस दिखते कैसे हैं और कहाँ पे जनरली देखने को मिलते हैं, तो आप उत्तर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि एक ही आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे 2 और 3 साथ में हों, राइट। तो इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट भी करें फर्न को, अगर आप केवल एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। केवल आपको बस 3 का सोचना रहता है, और अगर आपने मोसेस की कभी भी तस्वीरें देखी हैं तो काफ़ी आसानी से आप उत्तर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगेन शर्त वही है कि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये
ये एक डिफ़िकल्ट नेचर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक वेरी अनएक्सपेक्टेड और टफ सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका इस्तेमाल निम्नलिखित में से नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने के लिए किया जाता है। नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट का क्या मतलब है? प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी, यानी एक प्राकृतिक चीज़ से मच्छर भगाने वाली चीज़ें बनाना। ऑप्शन है हमारे पास कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास या नट ग्रास। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है लेमन ग्रास। और ये अगेन आपको किसी भी नॉर्मल सोर्सेज में नहीं कवर्ड मिलेगा। हाँ, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह के द्वारा कवर किया गया था, बट इतना याद रख पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, नेचुरल हील के जैसा ये यूज़ किया जाता है और भी बहुत इसके इस्तेमाल है, जैसे मसल पेन, फटीग, इन चीज़ों में भी ये काम में आता है। और ये इस तरीके का दिखता है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको निम्नलिखित ऑर्गेनिजम्स पर विचार करना है। ऑप्शन है हमारे पास सोपेपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायएटम्स या फोरानीमेफेरा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डूएबल है, बोथ इन क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी और शंकर आईएएस दोनों ही बुक्स में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से किया है तो डायएटम्स पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फूड चेन का। ऑप्शंस में है डायएटम्स, क्रुस्टेशियंस और एरिंग्स। तो देखिए, एरिंग्स थोड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं और सबसे छोटा डायएटम्स देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर है डायएटम्स, क्रुस्टेशियंस और एरिंग्स। तो इस तरीके के अगर आप क्वेश्चन किए होते तो आप समझ जाते कि हाँ, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ओशंस में। तो इसका मतलब ये है, हमें जब प्राइमरी प्रोड्यूसर पूछा गया है तो इसका मतलब हमारे डायएटम्स हमारे आंसर में आएगा ही, यानी 3 को हम लोग इंक्लूड करेंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। केवल आपको चेक करना है सेकंड और फोर्थ के बीच, साइनोबैक्टीरिया एंड फोरामिनिफेरा, अगर इन दोनों के विषय में। तो ये आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, और भी काफ़ी डिटेल से डायएटम्स पर बातें की गई हैं। और साइनोबैक्टीरिया के विषय में भी देख सकते हैं, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है और ये ग्रीन प्लांट के सिमिलर होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड कॉलोनियर और फिलामेंटस, फिलामेंट्स का मतलब ये फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से ये फ्रेश वाटर या फिर मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी है साइनोबैक्टीरिया। तो अगेन ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो साइनोबैक्टीरिया और डायएटम्स। तो ये क्वेश्चन मैं इजी कहूँगा। अगर आपने सीडीएस और एनडीए के क्वेश्चंस भी किए हैं तो अभी तो मैंने वो सवाल इंक्लूड नहीं किए, बट बहुत बार अलग अलग तरीके से साइनोबैक्टीरिया, डायएटम्स, इन सब पर सवाल पूछे गए हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे जो नॉर्मल सोर्सेज में नहीं होंगे, बट जो नॉर्मल सोर्सेज में है, भले ही वो डिफिकल्ट क्यों ना हो, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी, 2 और 3। तो बाकी के दोनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ये एक छोटी मछली की तरह होता है, सोपेपोड्स। आप देख सकते हैं ये झींगे की आकृति का। और इस तरीके से ये जो फोरामिनिफेरा है, और अभी जो हमने बात की सोपेपोड्स की, ये कंज्यूमर है ना कि प्रोड्यूसर, राइट। तो इस तरीके से हमारा आंसर, वैसे ये जो दोनों है डायएटम्स और साइनोबैक्टीरिया, ये रिपीटेड है, इनका ज़्यादा यूज़ है बुक्स वगैरह में, ये आपको सुनने को मिलेंगे, ये बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म तो कई सारे हैं, तो कितनी चीज़ों को फिर इंक्लूड किया जाए। लेकिन डायएटम्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कैप्चर जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे बचने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रोल अप कर लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास हैजहॉग, मार्मोट, पेंगोलिन। हिंदी में अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो जाहक, सैल मूसक और वज्र सलक। तो देखिए, मूसक का मतलब आपको पता होगा, राइट। मूसक बेसिकली रेट्स का संस्कृत में कहते हैं, राइट, रेट्स को। तो रेट्स हमें पता है, किसी भी तरह का रेट्स हो वो रोल अप तो नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट करेंगे केवल सेकंड को, तो यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, केवल बचेगा 3 और फिर 1 और 3। तो देखिए, हैजहॉग के विषय में अगर आपने सुन रखा है तो फिर तो काफ़ी आसान है ये। और हैजहॉग काफ़ी चर्चा में था कोरोना वायरस के बाद, और बहुत बार न्यूज़ में कवर किया जा रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 1 और 3। तो ये इमेज आप देख सकते हैं हैजहॉग की। देखिए, ये हैजहॉग है और इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, ये हथेली पे भी आ चुका है, और इस तरीके से ये बड़े क्यूट से भी दिखते हैं। और अगर आप देखें तो ये हैजहॉग रोल भी कर सकता है अपने आप को, जब इसे संकट आता है तो।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो डिपेंड करते हैं आप कितने एनवायरनमेंट एंथुजियास्ट है। जैसे ये मुझे पहले से पता था क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, और खाली टाइम में आप भी इन्वायरमेंट के बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो जीव होते हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हेजोग, और ये वैसे केबीसी में भी पूछा गया था, उसी टाइम पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च किया था क्योंकि पेंगोलिन के विषय में पूछा गया था, हेजोग के बारे में नहीं, बट पेंगोलिन के बारे में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था पेंगोलिन्स। तो ये बेसिकली पेंगोलिन देखने को मिलेगा, और इस तरीके से ये रोल अप भी कर लेता है। तो ये पेंगोलिन होते हैं, और इसके बॉडी में आप देख सकते हैं कवच टाइप के होते हैं जो कि प्रीडेटर से इसे बचाने में मदद करते हैं। और मेरमोट को तो आप देख सकते हैं इमेजेस, इस तरीके के मेरमोट होते हैं, ये रोल अप नहीं कर सकते खुद को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में और जो बाकी सारे एनवायरनमेंट से जो संबंधित सवाल आए वो करेंगे। और देखिए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन से बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं और अक्सर ही किए जाते रहते हैं। तो इस तरीके से केवल आंसर को टिक लगा करके छोड़ देना फ़ायदेमंद नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब ही यह है कि आप उन क्वेश्चन को डेप्थ में जा करके सॉल्व करें, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि ऑप्शन से दोबारा क्वेश्चन फ्रेम कर लिए गए हैं। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपने राय अथवा विचार लिख सकते हैं। धन्यवाद।